गुड इवनिंग सभी को। लॉक दिखा रहा है इसमें, अनलॉक दिखाना तो। कहाँ तक पढ़ाया गया है, थोड़ा सा टेक्स्ट करो। कहाँ तक बताए हैं, बोलिए। पूरा अनलॉक है क्या? कहाँ तक बताया गया, थोड़ा सा टेक्स्ट करो। बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमीन, मेटा आइसोमर, इसके बारे में लिखाया भी गया है, थोड़ा बताइए। कुछ लिखाया गया है बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमीन्स में? ये बेसिसिटी ऑफ नाइट्रोएनिलीन्स बताया गया है क्या? बेसिसिटी ऑफ नाइट्रोएनिलीन्स, शिवांश पांडे, बेसिसिटी ऑफ नाइट्रोएनिलीन्स कंप्लीट हो गया है या नहीं, थोड़ा बताओ। सोनम, विकास, अरिजीत, मुकेश, पूरा हो गया है ना? कुछ हेडिंग डलवाई गई है, थोड़ा सा रिमाइंड कराओ। कोई हेडिंग भी डलवाई गई है या नहीं? ठीक है आयुष, कमेंट ये सामने देखने को मिल रहा है मुझको, हो गया है, कोई हेडिंग नहीं है। ठीक है, चलिए लिखिएगा। बेसिसिटी ऑफ टॉलुइडीन, बेसिसिटी ऑफ टॉलुइडीन, ये कौन है? अनिरुद्ध सिंह, कहाँ सोए हो तुम? हाँ, तुमको अभी जो है एक्वस फेज में ही बेसिसिटी बताई जा रही है, तब से बहुत आगे बढ़ चुका है। बेसिसिटी ऑफ टॉलुइडीन्स, बेसिसिटी ऑफ टॉलुइडीन्स, बेसिसिटी ऑफ टॉलुइडीन्स। देखिए, अभी इसके पहले आपको जो है नाइट्रोएनिलीन के बारे में बताया गया था, अब टॉलुइडीन बताना है। टॉलुइडीन में क्या होता है? नाइट्रोएनिलीन में हमने क्या किया हुआ था, NO2 ग्रुप जोड़ा हुआ था। अब यहाँ पे जो है टॉलुइडीन की जब भी हम बात करेंगे तो इस टॉलुइडीन में ये एनिलीनियम आयन ऐसा कुछ बनेगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या रहेगा? CH3 रहेगा। ठीक, तो ये CH3 होने से ये हमें पता है कि ये पूरा जो ग्रुप है, ये ग्रुप हमारा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जब शो करेगा तो ऐसी कंडीशन में ये मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। और जब डिक्रीज होगा
तब क्या होगी, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो इससे ये क्लियर होता है कि जो टॉलुइडीन्स होते हैं हमारे, ठीक है, क्या होते हैं, टॉलुइडीन्स। कहने का मतलब ये कुछ इस तरीके से, यहां पे आप NH2 लगा दीजिए, CH3 सॉरी, CH3। इनकी बेसिसिटी ज्यादा होती है इन कंपेयर टू द किसके, एनिलीन के। ठीक है, बात आई समझ में। अब इसमें हमें देखना है कि जो तीनों आइसोमर होते हैं आर्थो, पैरा और मेटा, कि इन तीनों में से किसकी ज्यादा होती है और किसकी क्या होती है, कम होती है। तो उसी को 1 बाय 1 करके हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये इस तरीके से होता है। ठीक है, तो आप इसमें ये इस तरीके से लिखेंगे, लिखिएगा, मेथिल ग्रुप इज प्लस आई ग्रुप, मेथिल ग्रुप इज प्लस आई ग्रुप, प्लस आई ग्रुप ड्यू टू प्लस आई ग्रुप, ड्यू टू प्लस आई या तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आई, विद इन ब्रैकेट लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन, विद इन ब्रैकेट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, विद इन ब्रैकेट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ड्यू टू प्लस आई, विद इन ब्रैकेट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इट स्टेबिलाइज द एनिलीनियम आयन, it stabilize the aniline ion, and increase the basicity, and increase the basicity, increase the basicity, इंक्रीज द बेसिसिटी। ठीक है, आगे लिखिएगा, ये पूरा ऑर्डर लिख लीजिएगा ऐसे, बेसिसिटी ऑफ टॉलुइडीन इज ग्रेटर देन एनिलीन। गर्मी हो रही है, ठीक है। इसके बाद में लिखिएगा, इसके बाद में लिखिए, वही हमको तीनों आइसोमर के बारे में लिखना है, आर्थो डेरिवेटिव्स, आर्थो डेरिवेटिव्स, प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप stabilize the cation, कैसे है प्लस आई, उसी के बारे में बताया जा रहा है। आपको पता है कि जो आपका क्या होता है,
हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन उसी के थ्रू ये स्टेबलाइज करते हैं। स्पेशली स्टेबल स्टेबल ड्यू टू अनलाइक चार्जेस हेलो, हाँ मैम, क्लास में अदर हाइपर कंजुगेशन of PS3 group stabilize the cation। बना लीजिए, ऐसे ही पैरा का भी बनाना है और फिर उसके बाद में मेटा वाला भी बनाना है। जल्दी जल्दी नोट करो। नोट हो गया हो तो बताओ। लिए चार्ज के आगे एक चार्जेज है, एडजेसेंट लिखा है। एडजेसेंट मतलब पास में। ठीक है, आप पहले इसको पूरा नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम वन बाय वन करके बताते हैं कि किसका ज्यादा होगा या किसका कम, किस तरीके से है। ठीक है, अगला आप बनाइएगा पैरा आइसोमर का। पैरा आइसोमर का भी बना लो। ये यहाँ पे एक तरीके से लिखना जरूरी इसलिए है क्योंकि हमें हाइपर कंजुगेशन दिखाना है, तो इसीलिए एक हाइड्रोजन को इस तरीके से लिखना जरूरी है।
NH3+, ये बॉन्ड यहाँ पे डिलोकलाइज करो, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाना है या तो रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। जैसे अभी पिछले वाले में बनाया है वैसे ही इसमें भी बनाना है। लिखेंगे यहाँ पे क्या कि प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन स्टेबलाइज द कैटायन बन गया। हो गया सभी का। हम हट गए हैं यहाँ से, सामने नहीं, तो सामने आ जाएंगे तो अच्छा। आनंद कुमार, सचिन कुमार, हाँ ये नई नई टेक्नोलॉजी ऑपरेटर जो है वो लेके आ रहे हैं। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं मेटा आइसोमर का। मेटा आइसोमर या मेटा डेरिवेटिव भी लिखा जा सकता है। ओनली प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथिल ग्रुप स्टेबलाइज द कटायन। देख रहा हूं। प्रिया यादव, नहीं बेटा ये कोई मिरेकल नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। आप और हमको ये लगता है जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं उनके लिए नहीं। इसके लिए आप लोग ऑपरेटर महोदय को जो है आप लोग जो है वो धन्यवाद दे सकते हैं। ठीक है,
प्रिया, नहीं बेटा इनविजिबल नहीं हूं मैं, आपके सामने दिखाई दे रहा हूं, देखो नहीं दिख रहा हूं सही से? हाँ अब दिख रहा हूं। हाँ आयुष, तुम एक जीते जाते आदमी को जो है तुम भूत बना रहे हो। हाँ शर्म नहीं आ रही तुमको? हाँ भूत अभी से बना दे रहे हो, भूत तो जो है सब मरने के बाद में होते हैं। हम्म। ठीक है चलिए अब थोड़ा सा देखिए इसके बारे में, एक लाइन लिख लीजिए फिर उसके बाद में बताते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा समझिए पहले फिर उसके बाद देखिए होता क्या है कि अभी तक जितनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है उसमें ये देख रहे हैं कि जब हम आर्थो और पैरा आइसोमर की बात करते हैं तो मेथिल ग्रुप जो है प्लस आई लगाता है, इसके साथ साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगाता है, जिसके कारण जो है वो एनायन कार्बोकटायन नहीं बोलेंगे, कैटायन बोलेंगे। कैटायन जो है वो ज्यादा स्टेबलाइज होता है इन दोनों इफेक्ट के कारण। ठीक है, और इन दोनों के इफेक्ट के कारण जो है ज्यादा स्टेबलाइज होगा, तो इससे ये क्लियर पता चलता है कि आर्थो और पैरा की जो बेसिसिटी होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए किसके कंपैरिजन में? मेटा के कंपैरिजन में होना चाहिए, क्योंकि मेटा वाली केस में आप देख रहे हैं कि ये CH3 ग्रुप जो है केवल और केवल प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, और प्लस आई इफेक्ट केवल लगाने के कारण जो है हाइपर कॉन्जुगेशन, आप इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण आपको इस तरीके से कोई भी स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा जिसमें दो अनलाइक चार्जेज मतलब पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे के एडजेसेंट में है। ठीक है, ऐसा आप देख रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखाई देगा मेटा के केस में, आप बना करके देखिएगा। ठीक, तो इसीलिए जो है जो मेटा आइसोमर होता है वो आपका नहीं दिखाता है क्या ना, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं शो करने के कारण जो स्टेबिलिटी मिलती थी इस पॉजिटिव आयन को किसके थ्रू ना, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, तो वो मेटा वाले आइसोमर में नहीं होती है, आर्थो और पैरा में होती है। इसीलिए जो है वो क्या होता है कि आर्थो और पैरा के ज्यादा होने चाहिए इन कंपैरिजन टू द किसके? मेटा। ठीक, एक तो ये बात हुई। फिर उसके बाद में अगली बात आती है, आपको जब बेसिसिटी के बारे में बताया जा रहा था फिनॉल के, कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो वहां पे आपको एक आर्थो इफेक्ट बताया गया था। आर्थो इफेक्ट के कारण जो है एसिडिटी बढ़ रही थी, बेसिसिटी जस्ट उसी का अपोजिट है। ठीक, तो बेसिसिटी जो है आर्थो वाले आइसोमर की क्या होगी यहां पे? इंक्रीज एसिडिटी करती थी जब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बताया गया था तब, लेकिन जब हम बात करते हैं बेसिसिटी की तो बेसिसिटी जो है आर्थो वाले आइसोमर की क्या होगी? डिक्रीज करेगी, और ऐसा इसलिए बिकॉज ऑफ द आर्थो इफेक्ट। तो इससे यह क्लियर पता चलता है कि जब हम बात करते हैं आर्थो मेटा पैरा टॉलुइडिन की, जब CH3 ग्रुप रहता है तो जो पैरा वाला आइसोमर है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, पैरा वाला आइसोमर सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, और पैरा वाला आइसोमर के बाद में होना क्या चाहिए? आर्थो वाला आइसोमर, और फिर उसके बाद में क्या होना चाहिए? मेटा वाला। ये कुछ इस तरीके से हमें ऑर्डर मिलना चाहिए। ठीक है, बात आई समझ में? अब चूंकि एसिडिटी की जब हम बात करते थे तो H+ निकलने की टेंडेंसी थी, H+ निकल रहा है, तेजी से निकल रहा है तो ज्यादा एसिडिक है, H+ स्लोली निकल रहा है तो कम एसिडिक है। वो चाहे तो -I के द्वारा या +I जो हम इंडक्टिव इफेक्ट के करते हैं उसके द्वारा स्टेबलाइज होगा, अदरवाइज डिस्टेबलाइज होगा, और इसके साथ साथ में आर्थो इफेक्ट के द्वारा जो होगा वो H+ की टेंडेंसी को बढ़ाया जाता था। अब यहां पे क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन की बात है। जब हम एमीन की बात करते हैं तो एमीन की जब बेसिसिटी को देखते हैं तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहां पे हमने कोई ग्रुप लगा दिया तो ये लोन पेयर अगर आर्थो वाला कोई यहां पे हम ग्रुप लगा दे, ये कुछ इस तरीके से, तो आर्थो का ग्रुप लगाने के बाद में यहां पे G लगा दिया तो
तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए। तो इसी के कारण जो है वो हमारा ये आर्थो आइसोमर की जो बेसिसिटी होती है वो स्टेरिक फैक्टर के कारण या स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण कम हो जाती है, और इतना कम हो जाती है कि वो मेटा वाले आइसोमर या तो कह सकते हैं एनिलीन के लगभग बराबर हो जाती है, या कभी कभी देखा गया है कि ये एल्किल ग्रुप में अगर कोई बड़ा ग्रुप हम लगा दें तो कभी कभी एनिलीन के कंपैरिजन में भी वो कम हो जाती है। तो ये स्टेरिक इफेक्ट के कारण जो है जो आर्थो वाला आइसोमर होता है वो लेस बेसिक होता है किसके कंपैरिजन में, मेटा वाले के। या तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मेटा इज मोर बेसिक देन आर्थो। तो यहां पे जो हमें एक ऑर्डर पता चलता है वो कुछ इस तरीके से पता चलता है कि पैरा वाला आइसोमर जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक, फिर उसके बाद में किसका, मेटा वाला आइसोमर, और फिर उसके बाद में हमें क्या मिलता है कि आर्थो आइसोमर या आर्थो डेरिवेटिव जो है वो हमें सबसे कम जो है क्या मिलता है, बेसिक मिलता है। ठीक है, बात आई समझ में इतना। तो ये हमें ऑर्डर बेसिकली मिलता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक, जैसे ये है, तो अब ये आर्थो और पैरा पे हमारा क्या क्या पाया जा रहा है, प्लस आई पाया जा रहा है, इसके साथ साथ में क्या पाया जा रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जा रहा है। प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन होने के कारण जो है ये होना चाहिए कि आर्थो और पैरा आइसोमर की बेसिसिटी ज्यादा होनी चाहिए किसके कंपैरिजन में, मेटा के कंपैरिजन में। ठीक, मेटा के कंपैरिजन में जो है वो आर्थो और पैरा आइसोमर या आर्थो और पैरा डेरिवेटिव की ज्यादा होनी चाहिए। ठीक, लेकिन आर्थो इफेक्ट के कारण जो है जिस तरीके से एसिडिटी इंक्रीज हो जाती थी उसी तरीके से बेसिसिटी जो है आर्थो और पैरा की जब हम बात करते हैं तो आर्थो इफेक्ट के कारण जो है वो आर्थो आइसोमर की जो बेसिसिटी होती है वो कम हो जाती है किसके कंपैरिजन में, पैरा के कंपैरिजन में। तो कहने का मतलब ये है कि पैरा वाला सबसे ज्यादा बेसिक हो जाता है, फिर आर्थो वाला, फिर किसका, मेटा वाला। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जब हम आर्थो आइसोमर की बात करते हैं, ठीक है, आर्थो आइसोमर की बात करते हैं, ये कुछ इस तरीके से बना दिया गया है, ये टॉलुइडीन हमारा, ये टॉलुइडीन जो है वो आर्थो आइसोमर लिखा गया। तो अब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन के डोनेशन में स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के डोनेशन में ये CH3 जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करने के कारण जो है, ठीक है, तो ये जो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसमें इनको समस्या होगी, या तो टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो जाएगी। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण जो है ये जब भी बात करते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस की तो कभी कभी ये देखा गया कि स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण जो है जब बेसिसिटी कम होती है तो ये एनिलीन के कंपैरिजन में भी क्या होती है, कम हो जाती है, कभी कभी एनिलीन से भी कम हो जाती है। तो मेटा वाले आइसोमर से तो नो डाउट जो है वो जाहिर सी बात है वो कम हो ही जाएगी, इसके अलावा जो एनिलीन है उससे भी क्या होती है, कम हो जाती है। तो यहां पे जो सबसे ज्यादा जो हमारा क्या होगा, बेसिक होगा, वो कौन सा होगा, पैरा आइसोमर होगा, फिर उसके बाद में मेटा आइसोमर होगा, और सबसे कम जो होगा वो कौन सा होगा, आर्थो आइसोमर होगा। ठीक है, क्लियर आई बात समझ में, थोड़ा सा टेक्स्ट करो। पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो तुम लोग। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा चीजें लिखना है, 2-4 लाइन उसको लिख लीजिए, लिखिएगा।
लिखिए, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन, द आर्थो एंड पैरा आइसोमर, द आर्थो एंड पैरा आइसोमर ऑफ टालुइडीन, ऑफ टालुइडीन, आर्थो एंड पैरा आइसोमर ऑफ टालुइडीन आर मोर बेसिक देन मेटा आइसोमर, आर मोर बेसिक देन मेटा आइसोमर, मेटा आइसोमर, मेटा आइसोमर लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद में। द बेसिसिटी ऑफ आर्थो आइसोमर इज लेस देन पैरा आइसोमर, द बेसिसिटी ऑफ आर्थो आइसोमर इज लेस देन पैरा आइसोमर, पैरा आइसोमर बिकॉज ऑफ आर्थो इफेक्ट, बिकॉज ऑफ आर्थो इफेक्ट, बिकॉज ऑफ आर्थो इफेक्ट। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद में, बट एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट, but experimentally it has been found that it has been found that the metatoluidine is more basic than orthotoluidine, the metatoluidine is more basic than आर्थोटालुइडीन, आर्थोटालुइडीन ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर, ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर या स्टेरिक हिंड्रेंस भी लिखा जा सकता है, स्टेरिक फैक्टर। दस एक्चुअल ऑर्डर इज एज फॉलोज, दस actual order is as follows, पैरा आइसोमर, मेटा आइसोमर और सबसे कम जो है वो आर्थो आइसोमर, आर्थो आइसोमर। आर्थो आइसोमर एक ही रहने दो, हाँ एक ही टाइप का रहने दो, बच्चे जो है कुछ परेशान हो गए। नहीं बीच में शायद वैसे भी कर दिया था क्या, फिर से शो करने लगा था। अच्छा लिखते समय सेंसर से वर्क करता है, अच्छा वहां से करना पड़ता है। हाँ नहीं नहीं अच्छा है, नोट करके लिखना। नोट लिखो, इट हैज आल्सो बीन फाउंड दैट, it has also been found that the basicity of orthotoluidine is even less than
द बेसिसिटी ऑफ आर्थोटालुइडीन is even less than aniline, because of steric hindrance. Steric hindrance. हो गया। चलिए अगला एक और है इसमें, बेसिसिटी ऑफ एनिसिडीन्स। मेथॉक्सी ग्रुप जोड़ दीजिए। देखिए NH2 और यहां पे हमने क्या लगा दिया, OCH3। इसी को क्या बोलते हैं, एनिसिडीन। आपको पता है कि जब भी हम बात करेंगे कुछ इनकी, और फिर उसके बाद में ये OCH3, हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन को जब डोनेट करेगा, कहने का मतलब क्या, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट के कारण जो है ना, एक तो प्लस आई इफेक्ट और जो दूसरा है वो आप प्लस आई नहीं, जो है वो मीजोमेरिक इफेक्ट या तो रिजोनेंस इफेक्ट। क्या होगा, प्लस M या तो प्लस R। तो ये जब पॉजिटिव मीजोमेरिक या तो पॉजिटिव रिजोनेंस जब शो करेगा, तो जब हम इसका क्या बनाते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक। तो हमें जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एडजेसेंट टू ईच अदर मिलता है, ठीक है। कैसे मिलता है वही चीज अब आपको देखना है, ठीक। तो जैसे आर्थो आइसोमर की आप बात करें, आर्थो आइसोमर में ये कुछ इस तरीके से है हमारे पास में NH3+, फिर उसके बाद में यहां पे क्या हो जाएगा, OCH3। इनका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनको डिलोकलाइज कराओ, और फिर उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। और रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो मिल रहा है उसमें निगेटिव चार्ज कुछ इस तरीके से क्या है, प्रेजेंट है। OCH3। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि जो एडजेसेंट चार्जेज हैं वो एडजेसेंट टू क्या, जो अपोजिट चार्जेज हैं वो एडजेसेंट टू ईच अदर। एडजेसेंट टू ईच अदर होने के कारण जो है वो क्या है, स्टेबलाइज करेगा। मतलब इसका प्लस M इफेक्ट या प्लस R इफेक्ट जो है इस कैटायन को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। ऐसे ही जब हम कहां पे बात करेंगे, पैरा वाले की बात करेंगे। अच्छा इसमें लिखेंगे क्या, सबसे बड़ी बात यह है कि लिखना क्या होगा। तो लिखने के लिए सेम उसी तरीके से जैसे आपने लिखा हुआ था इसके पहले, ठीक है, इसके पहले जैसे लिखा हुआ था वही चीज इसमें भी लिखना है। और इसमें हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि स्पेशली स्टेबल ये यहां पे पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, ये यहां पे स्पेशली स्टेबल ड्यू टू अनलाइक चार्जेज ड्यू टू
unlike charges adjacent to each other प्लस m या प्लस r इफेक्ट ऑफ OCH3 ग्रुप स्टेबलाइज द कैटायन। ठीक है, ऐसे ही हमको अब दूसरे वाले में बनाना है और लिखना हमें सेम यही। ठीक है, बात आ रही समझ में। दूसरा हम लिखेंगे पैरा आइसोमर। मत मत पैरा आइसोमर। स्टेटमेंट में एकदम सेम यही चीज आप वहां भी लिखेंगे जो आर्थो में लिखा है आपने। जल्दी से नोट करें। स्टेटमेंट में एकदम सेम चीजें वही लिखेंगे जो आपने आर्थो वाले आइसोमर की केस में लिखा हुआ है। नोट करो जल्दी से। ठीक, आप ऐसा ही जैसे आपने यहां पे लिखा हुआ है स्पेशली स्टेबल ड्यू टू अनलाइक चार्जेज एडजेसेंट टू ईच अदर ना, प्लस m और प्लस r इफेक्ट ऑफ मेथॉक्सी ग्रुप या तो OCH3 ग्रुप स्टेबलाइज द कैटायन। यही चीज आपको पैरा वाले आइसोमर में भी लिखना है। ठीक है, लिख लो उसको। मेटा वाले आइसोमर का हम बना रहे हैं वही चीजें। मेटा आइसोमर मेटा आइसोमर इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ OCH3 ग्रुप destabilize the cation। destabilize the cation लिखिए जल्दी से, लिखो फिर उसके बाद में
अनुपम राय, क्यों तुमको बहुत जल्दबाजी लगी हुई है? तो क्लास किसकी मॉर्निंग से क्लास चलेगी? सेकेंड ईयर कब से चालू? 4 बजे से? 4 बजे से? आज 4 ही बजे से थी ना? देखिए इधर पहले इसको देखिए, फिर उसके बाद में आप समझिए, फिर उसके बाद में लिखना क्या है। देखिए होता क्या है कि ये जो OCH3 ग्रुप होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या करते हैं, शो करते हैं -I इफेक्ट। दूसरा, ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये शो करते हैं पॉजिटिव मीजोमेरिक या पॉजिटिव रिजोनेंस। ठीक, तो ये जब ऑक्सीजन CH3 से यहां पे जुड़ा रहता है तो ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं CH3 ग्रुप, तो ऑक्सीजन जितना इधर रिंग से जो है वो खींचना चाहता है, ठीक है, उतना इधर से इनको क्या होता है, मिल जाता है। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डीलोकलाइज कराते हैं रिंग के कार्बन के साथ में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ये डीलोकलाइज कराएगा रिंग के कार्बन के साथ में, और डीलोकलाइज कराएगा तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ऐसे होगा, और ये कराएगा तो ये जैसा भी है वो आपका रिजोनेंस शो करेगा। तो OCH3 ग्रुप जो है इस -I में और किस में, आपका +M में, -I और +M में जो डोमिनेटिंग होता है वो क्या होता है आपका +M या तो +R इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है। ठीक, अब जब हम आर्थो और पैरा की जब बात करते हैं आइसोमर की, तो हमें पता है कि जब हम आर्थो और पैरा आइसोमर का ना +M या तो +R के कारण रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें एडजेसेंट में अपोजिट चार्जेज मिलेंगे। तो इससे यह पता चलता है कि जो कैटायन है वो स्टेबलाइज हो रहा है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं यहां पे, और इसी तरीके से आपको यहां पे देखने को मिल रहा है आर्थो और किसकी केस में, पैरा की केस में। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब जो दूसरी बात है कि मेटा की केस में जब हम जाते हैं तो मेटा की केस में जो है ये जो है +R या तो +M इफेक्ट लगता नहीं है। ठीक है, मतलब कि अगर आप चाहें मेटा की केस में कि ऐसा हमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाए जिसमें ये जो एनिलीनियम आयन बन रहा है, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, उसके एडजेसेंट वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो जाए, तो ऐसा आपको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कोई नहीं मिलेगा। तो इससे यह पता चल रहा है कि +M इफेक्ट जो है वो डोमिनेट नहीं हो रहा है, कहने का मतलब -I इफेक्ट जो है वो डोमिनेट हो रहा है। तो इससे यह पता चल रहा है हमको, या क्लियर हो रहा है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना किसका, मेथॉक्सी ग्रुप का, या हम कह सकते हैं OCH3 ग्रुप का, वो डिस्टेबलाइज करता है किसको ना, इसके कैटायन को डिस्टेबलाइज करेगा। और जब कैटायन को डिस्टेबलाइज करेगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बेसिसिटी कम होगा। अब आपको यह देखना है कि अब आर्थो और पैरा की बेसिसिटी ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, मेटा के कंपैरिजन में। अब ये आप देखिए क्या क्या ऑब्जर्वेशंस यहां पे निकल रहे हैं। ऑब्जर्वेशन ये है कि आर्थो और पैरा आइसोमर ज्यादा बेसिक है किसके, मेटा आइसोमर के कंपैरिजन में। जब हम इन दोनों की बात करते हैं तो आर्थो आइसोमर में क्या होता है, आर्थो इफेक्ट पाया जाता है। आर्थो आइसोमर में हमारा क्या पाया जाएगा, आर्थो इफेक्ट पाया जाएगा। आर्थो इफेक्ट जो है वो बेसिसिटी को क्या करता है, कम कर देता है। और जब बेसिसिटी कम करेगा तो इससे ये क्लियर होगा कि पैरा आइसोमर ज्यादा बेसिक होगा किससे, आर्थो आइसोमर के कंपैरिजन में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेटा वाले का ज्यादा हो जाना चाहिए स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, तो आप ये थोड़ा सा देखिए, उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा था, हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा था, न कि हमारा
अभी इसको समझो, फिर उसके बाद में तुम लोग यहाँ पे पंचायत करना, बिना मतलब का डिस्टर्ब करते हो। अनुपम, नहीं क्लास करनी है तुमको? सचिन कुमार, बस 2 मिनट रुके रहो, फिर उसके बाद में जा सकते हो, ठीक है। जो आप ये सोच रहे होंगे कि स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाए, तो स्टेरिक हिंड्रेंस में आप देख रहे होंगे कि वहां पे आर्थो वाले आइसोमर की जो है बेसिसिटी कम थी मेटा से ना, और स्टेरिक हिंड्रेंस बताया जा रहा था। तो आप ये देख रहे थे कि वहां पे रिजोनेंस या तो आपका मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लग रहा था, क्या लग रहा था? हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा था। और हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण जो है स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो क्रिएट हो रहा था, इसीलिए मेटा आइसोमर की जो बेसिसिटी थी वो ज्यादा हो जा रही थी, किसके कंपैरिजन में? आर्थो वाले के कंपैरिजन में। लेकिन यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं काम करेगा, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन तो पाया नहीं जा रहा है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं पाया जा रहा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं काम करेगा। तो इसीलिए जो है ना कि जो मेटा वाला आइसोमर है वो आर्थो वाले आइसोमर से क्या होता है, आपका लेस बेसिक होता है, ठीक है। बात आई समझ में? आर्थो और पैरा की सबसे ज्यादा, मेटा की सबसे कम। आर्थो और पैरा में देखेंगे तो पैरा वाले की ज्यादा होती है, आर्थो वाले की कम होती है। आर्थो वाले की कम होने का रीजन क्या होता है? आर्थो इफेक्ट होता है। आर्थो इफेक्ट के कारण जो है उसकी बेसिसिटी क्या होती है? डिक्रीज कर जाती है या तो कम कर जाती है। अब इसी को आपको 4 लाइन में लिखना है। अब इसको लिखो, लिखो। एनिलीनियम कैटायन ऑफ आर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव्स, एनिलीनियम कैटायन ऑफ आर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव्स, एनिलीनियम कैटायन ऑफ आर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव्स are stabilized by resonance, are stabilized by resonance stabilized by resonance, whereas meta derivative is destabilized by inductive effect, whereas meta derivative is destabilized by inductive effect, destabilized by inductive effect। thus meta derivative should be least basic, thus meta derivative should be least basic among all three isomers, among all three isomers, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। द बेसिसिटी ऑफ आर्थो डेरिवेटिव इज लेस देन, द बेसिसिटी ऑफ आर्थो डेरिवेटिव इज लेस देन पैरा डेरिवेटिव, लेस देन पैरा डेरिवेटिव because of ortho effect, because of ortho effect। thus basicity order is as follows, thus basicity order is as follows। पैरा आइसोमर सबसे ज्यादा, फिर आर्थो आइसोमर या डेरिवेटिव भी लिखा जा सकता है, और सबसे कम जो है वो मेटा आइसोमर होता है। स्ट्रक्चर भी आप बनाना चाहे तो बना लीजिए, ठीक है। OCH3 NH2 मिथॉक्सी, और यहां पे क्या होगा? NH2 मेटा है। दोनों में से कोई लिखा जा सकता है।
हो गया। हेडिंग डाल लो, बेसिसिटी ऑफ हेलो एनिलीन्स। बहुत छोटा सा है इसको, लेकिन कल बताया जाएगा। बेसिसिटी ऑफ हेलो एनिलीन्स, ये इस चैप्टर का लास्ट है। और कल जो है ऑर्गेनिक का जो एक एस्टर वाला है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव का, उसका एक टॉपिक पढ़ाना है। कोशिश ये रहेगी कि कल जो है उस टॉपिक को भी, उसमें से बस एक ही है पढ़ने के लिए आपको, ठीक है। चाहे तो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वाला चैप्टर छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सत्यम तिवारी, फिर से रिपीट करके देखना उसमें, ठीक है। लेकिन वो चीजें आपको बताई जाएंगी, तो कल कोशिश रहेगी ये कि ऑर्गेनिक की जितनी चीजें हैं वो आपकी खत्म कर दी जाए। अगर कल नहीं होता है तो फिर परसों होगा, जैसा भी होगा। लेकिन अगले वाले में बस एक पॉइंट पढ़ना है, वो एसिल या तो एसाइल सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है कि किस तरीके से होता है। कल इसको बताएंगे और फिर उसके बाद में वो स्टार्ट करेंगे। फिर इनऑर्गेनिक का जो भी होगा आपको उसी तरीके से जो है बताया जाएगा, ठीक है। रही बात स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला पोर्शन शुरू से ही या हमेशा से सीबी सर पढ़ाते आए हुए हैं, तो वो वही पढ़ाएंगे जैसा भी होगा। मे भी हो सकता है स्टार्ट कर दिए हो या तो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद सभी का।